हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस बैरियर पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने लोग एसएसजीडी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या जिनका तैयारी थोड़ा बहुत हो चुका है और वो ऐसा लोग जिनका तैयारी जो है बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है अग्निबाण सीरीज के साथ जुड़कर आप लोग तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी की है वो जो है इस क्लास से रिवीजन कर लेंगे। जिनका तैयारी नहीं होगा वो जो है अग्निबाण सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग अग्निबाण का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। जब तक एसएसजीडी का एग्जाम चलता रहेगा तब तक जो है ये अग्निबाण का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो सभी लोग जो है जितने लोग एसएसजीडी का एग्जाम देने वाले हैं वो सभी अग्निबाण का डेली क्लास जरूर करते रहिएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके जैस का प्रश्न करेंगे। सारे इसमें जो है मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सारे इसमें वीवीआई प्रश्न रहेगा। कुछ प्रश्न इसमें से जो है एसएसजीडी के द्वारा पूछा गया प्रश्न जो रहता है वो रहेगा और कुछ जो है अलग से इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सके। तो इसमें जो है आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर सारे क्लास का बाद पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप जो है पीडीएफ से खुद से एक बार रिविजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक जो है यहाँ पे महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो सभी लोग बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में है केरल, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में है मिजोरम। तो बताइए सभी लोग, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वह किस राज्य का है? तो ये जो है केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल राज्य का जो है महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। और ये जो है कितना परसेंट है? तो ये जो है केरल का जो है महिला साक्षरता जो है वह 92% है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है वह 92% जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से जो है संबंधित है? तो बताइए सभी लोग, भारत का जो है वह कौन सा संविधान है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से जो है संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान का जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और इस संविधान में जो है अनुच्छेद 21 का जो है सबसे महत्वपूर्ण संविधान जो है माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है? तो अनुच्छेद 21 को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक खाली स्थान में एक बार जनगणना की जाती है। आपको बताना है भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में जो है एक बार जनगणना जो है की जाती है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष में, 12 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में। तो सभी लोग बताइए भारत में जो है प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना जो है किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। भारत में जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है एक बार जनसंख्या की जो है जनगणना की जाती है। और जनसंख्या का जो है जनगणना है वह क्यों किया जाता है? तो वह इसलिए किया जाता है कि जो है इससे आपको पता चलता है कि अभी जो है जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है और रोजगार कितनी है और लिंग अनुपात जो है कितनी है। ये सभी के लिए जो है जनसंख्या जो है जनगणना की जाती है। और इसमें जो है सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, पहली जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी। और ये प्रत्येक वर्ष जो है
वह 10 वर्ष के बाद जो है मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है किसने जीता? आप लोग बताइए 2018 में जो है भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है किसने जीता? तो ऑप्शन है राधा श्रीधर, पशुमूर्ति, रामलिंग शास्त्री। ऑप्शन 3 है मादम्बी सुब्रमण्यम, नंबूदरी। ऑप्शन 4 है अखम लक्ष्मी देवी। तो सभी लोग बताइए 2018 में जो है भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है किसने जीता? तो ये जो है राधा श्रीधर ने जीता है। आप लोग याद रखिएगा 2018 में जो है भारतनाट्यम संगीत अकादमी पुरस्कार जो है राधा श्रीधर ने जीता है। ये जो है भारतनाट्यम में जो है संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतनाट्यम में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सभी लोग बताइए किस गुप्त शासक को जो है उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो बताइए सभी लोग किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। और समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का सबसे जो है शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था। और जो है ये जो है समुद्रगुप्त जो है वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में जो है सैन्य अभियान चलाया था। और समुद्रगुप्त की जो है जितने सारे विजय हुआ है उसका जो वर्णन है हमें किस में देखने को मिलता है? तो सारा वर्णन जो है वो जो है प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का जो है जितने सारा विजय हुआ है उसका जो वर्णन है वह प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और इसको जो है समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन जो है किसने कहा है? तो ये जो है एक इतिहासकार हैं जिनका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। समुद्रगुप्त को जो है किसने भारत का नेपोलियन जो कहा है? तो जो है एक इतिहासकार है जिनका नाम है VA स्मिथ। VA स्मिथ जो है उन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। जो कि पूरा इनको जो है समुद्रगुप्त को VA स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है समुद्रगुप्त। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है कितने प्रतिशत थी? सभी लोग बताइए। RBI के अनुसार जो है 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है कितने प्रतिशत थी? तो ऑप्शन है 38.6%, 18.6%, 58.6%, 78.6%। तो RBI के अनुसार जो है 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वह 38.6% थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वह 38.6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को जो है चिन्हित करता है? कौन सा त्योहार जो है वह असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ऑप्शन है अगबुबाची मेला, मोत्सुम बंगाला, चापचर कूट। तो इसमें से जो है
अगबुबाची मेला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगबुबाचू मेला है। अगबुबाचू मेला जो है वह असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म के अवधि में जो है चिन्हित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1 में है लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में जो है वह रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा जो है किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बॉम्बे में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो वह बॉम्बे में हुई थी, याद रखे सब लोग। और जो है बॉम्बे में इसकी शुरुआत हुई और इससे जो है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जो है शुरू किया था। इसको जो है किसने शुरू किया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया और जो है बाद में यही आगे चलकर जो है ऑल इंडिया रेडियो एयर बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो बताइए सभी लोग, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 333। तो ये जो है भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 324 जो है वह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में जो है बात करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें जो है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव शामिल है। और ये जो अनुच्छेद 356 जो है वह अनुच्छेद 356 यहाँ पे है वह जो है राष्ट्रपति शासन की जो है व्याख्या करती है। और ये जो 367 जो अनुच्छेद है ऑप्शन 3 में जो है अनुच्छेद जो है 367 वह संविधान की व्याख्या करता है। और ये जो अनुच्छेद 333 जो है वह एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का जो है प्रतिनिधित्व से जो है संबंधित है। तो इसमें जो है भारत के संबंधित का जो है अनुच्छेद 324 जो है वह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का जो किसका कच्चा माल है? चूना पत्थर जो है किसका कच्चा माल होता है? तो ऑप्शन है प्लास्टिक उद्योग का, फर्नीचर उद्योग का, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो सभी लोग बताइए इनमें से जो है कौन सा जो है चूना पत्थर का कच्चा माल है? तो चूना पत्थर जो है वह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। और जो सीमेंट बनाने का जो सीमेंट जो है वह कैसे बनता है, किस चीज से बनता है? तो सीमेंट बनने में जो है चूना पत्थर और मिट्टी और जिप्सम का जो है प्रयोग होता है। भारत में सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख आधार क्या है? तो भारत में जो है प्रमुख सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख आधार जो है वह चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था? तो भारत में जो है किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 2005, 2004, 2003 और 2000। तो जिनको पता होगा वो कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो भारत में जो है वह 2004 में जो है काम के बदले योजना कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और इस योजना का जो है उद्देश्य क्या था, यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वह था ग्रामीण गरीबों का जो है
रोजगार के बदले भोजन देना। बाद में जो है इसे मनरेगा में शामिल कर लिया गया था। और मनरेगा जो है वह कब लागू हुआ था? तो मनरेगा जो है 2005 में लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? किस देश ने जो है 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? ऑप्शन है जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कतर है। कतर देश जो था वह 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो है मेजबानी किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? बताइए सभी लोग, भारत के संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है वह राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 123 से 132, अनुच्छेद 2 में है, ऑप्शन 2 में है अनुच्छेद 134 से 143, ऑप्शन 3 में है अनुच्छेद 153 से 167, ऑप्शन 4 में अनुच्छेद 145 से 150। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। राज्य कार्यकारिणी से जो संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 153 से 167 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और जो 1563 से जो 67 है वो जो है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। इसमें जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद जो है संबंधित है। राज्य कार्यकारिणी का जो है वह 153 से 167 का अनुच्छेद है। 153 से जो है 167 जो है वह राज्य कार्यकारिणी का जो है संबंधित है। और संघ कार्यकारिणी जो है वह अनुच्छेद कितना से संबंधित है तो भी याद रखना है। संघ कार्यकारिणी जो है वो अनुच्छेद 74 से 78 के अनुच्छेद में से संबंधित है। यानी कि आपको समझना है भारत के संविधान में जो है राज्य कार्यकारिणी जो है वह अनुच्छेद 153 से 167 से संबंधित है। और संघ कार्यकारिणी जो है वह अनुच्छेद 74 से 78 की जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाए थे? तो सभी लोग बताइए, 1983 के जो क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच हुआ था उनमें जो है कौन सा खिलाड़ी जो था सबसे अधिक रन बनाए थे? तो ऑप्शन है सुनील गावस्कर, ऑप्शन 2 है कृष्णमाचारी श्रीकांत, ऑप्शन 3 है मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन 4 है कपिल देव। तो क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में जो है सर्वाधिक रन बनाने वाला जो खिलाड़ी था वह कृष्णमाचारी श्रीकांत था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और ये जो है टोटल कितना रन बनाया था? तो आपको ये भी याद रखना है, ये जो है टोटल 38 रन बनाया था। ये जो क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में हो रहा था उसमें कृष्णमाचारी श्रीकांत जो था वह भारत की तरफ से जो खेल रहा था और ये जो है 38 रन बनाया था। और इस पूरे खेल में जो है भारत ने जो है विश्व क्रिकेट कप जो खेल हुआ था 1983 में, इसमें जो है भारत के द्वारा जो है टोटल कितना रन बनाया गया था? तो भारत जो था पूरा टोटल जो है 183 रन बनाया था। और 183 रन में जो है 38 रन जो है सिर्फ कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाया था। यानी कि सर्वाधिक रन जो है वह श्रीमाचारी श्रीकांत ने ही बनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले जो है लगभग कितने वर्ष पहले जो है चीन में हुआ था? तो सभी लोग बताइए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले लगभग जो है कितने वर्ष पहले वो चीन में हुआ था? तो ऑप्शन 1 है 7000 वर्ष पहले, ऑप्शन 2 है 30,000 वर्ष पहले, 15,000 पहले और 20,000 पहले। तो ये जो है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले जो है लगभग जो है
वह 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जो है कितना जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी? सभी लोग बताइए, स्वतंत्रता के समय जो है भारत की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? यानी कि जो है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो 1947 के समय जो है भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी? तो ऑप्शन है 50, 100, 75 और 90। तो हमारा जो भारत की जो लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर जो निर्भर था वो 75% था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए सभी लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो ऑप्शन है CaSO4, ऑप्शन 2 है CaCO2, ऑप्शन 3 है CaO, ऑप्शन 4 है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। और ये जो है CaCO3 जो है वो सबसे ज्यादा जो है कहाँ पाई जाती है? ये CaCO3 जो है यह चूना पत्थर और संगमरमर में जो है पाया जाता है। CaCO3 जो है वह चूना पत्थर और संगमरमर में पाया जाता है। और ये जो CaSO4 जो है, CaSO4 है वह जो है जिप्सम में पाया जाता है। और ये जो है CaO जो है वह जो है चूना में पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में पाया जाता है। CaO जो है वह चूना में पाया जाता है, और ये जो CaSO4 है वह जिप्सम में पाया जाता है, और CaCO3 जो है वह चूना पत्थर और संगमरमर में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। इसके पहले हमें क्वेश्चन किए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, वह केरल का था। और यहाँ पे पूछ रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है दमन और दीव, ऑप्शन 2 है पुदुचेरी, ऑप्शन 3 है चंडीगढ़, ऑप्शन 4 है लक्षद्वीप। तो यहाँ पे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो है पुदुचेरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। पुदुचेरी जो है वो सबसे ज्यादा जो है, यहाँ पे कितना लिंगानुपात है? तो पुदुचेरी में जो है लिंगानुपात 1037 है, आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पे जो है दमन दीव में जो है वह कम है, पुदुचेरी में जो है सबसे अधिक है। और चंडीगढ़ में जो है सबसे कम जो लिंगानुपात है वह कहाँ है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वह चंडीगढ़ में है। ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी ज्यादा है, लेकिन जो है पुदुचेरी से थोड़ा सा कम जो है वह लक्षद्वीप में है। और इसके बाद जो है चंडीगढ़ में है, और इसके बाद जो है दमन और दीव में है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह पुदुचेरी में है। और टोटल जो है लिंगानुपात पुदुचेरी में 1037 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 है 1933, ऑप्शन 2 है 1935, ऑप्शन 3 है 1931, ऑप्शन 4 है 1929। तो बताइए सभी लोग, गांधी इरविन समझौता पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? और गांधी इरविन समझौता जो है वह किन और किस किस के जो है बीच हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 में गांधी इरविन समझौता पर जो है हस्ताक्षर जो है वह 1931 में जो है हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
3 है। और ये जो है समझौता, गांधी इरविन समझौता जो है वो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के जो है बीच हुआ था, आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को जो है किसके रूप में जाना जाता है? जब देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है तो हटाने जाने के समय को जो है क्या कहा जाता है? उस समय को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है सेवाओं से स्वेच्छित सेवानिवृत्त, ऑप्शन 2 है सेवाओं की समाप्ति, ऑप्शन 3 है महाभियोग, ऑप्शन 4 है त्यागपत्र। तो जब देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को जब हटाया जाता है तो उस समय को जो है महाभियोग कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। और ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि देश के राष्ट्रपति को जो उनके पद से जो है किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये भी याद रखना होगा आपको, ये जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इस जो है संसद के द्वारा हटाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आज की इस पहला क्लास में हम लोग 20 प्रश्न देखे हैं। तो डेली हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि एसएससीजीडी के एग्जाम में जो है आपका जीके जी से 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतना ही।